आज फिर यूट्यूब डिलीट कर दिया था। डेली डिलीट कर देता हूँ यूट्यूब में। चलिए जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। रेडी? नमस्ते भाई, नमस्ते। करें शुरुआत। मैं बढ़िया हूँ, सब अच्छा है। आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, बाकी बातें फिर क्लास के एंड में करेंगे, है ना? सर हमेशा ब्लैक ही क्यों डालते हैं भाई कपड़ों का? अब झोल कौन डाले, नहीं समझे? डेली अलग अलग कपड़े कहाँ से लाएं? एक तो भाई गरीब आदमी है, तो दो तीन जोड़ी कपड़े ही रखे हुए हैं, उसी को ही घुमा घुमा के पहन लेते हैं, है ना? और इतना टाइम कौन लगाएगा? दूसरी, स्लाइड के ऊपर ब्लैक कपड़े ही सही लगते हैं, जिस तरीके का बैकग्राउंड है। ठीक है भाई, अलग अलग कपड़े अजीब अजीब लगेंगे, रंग बिरंगा तोता लगूंगा। हाँ। चलिए जी। सर CHSL AIR1 सर का स्टूडेंट है, सर का नाम लिया है। चलो भाई, बढ़िया बात है। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आ जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। लेवल 3। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मज़ा आएगा, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ, लेंथ ज़्यादा होगी, वो कैब भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है? लेवल 1 में आपने देख लिया था कैसा था, लेवल 2 भी आपने देखा, ठीक है? दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दिया? जो लेवल 1 वाले क्वेश्चंस थे, लेवल 1 वाले क्वेश्चंस के अंदर ग्रामर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको ज़्यादा देखने को मिले, या सुनो, जो इजी लेवल के हमारे क्लोज टेस्ट थे। जैसे ही लेवल बढ़ा, उसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया, मतलब वो कैब भी आ गई, प्लस थोड़ा सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी थे ऑप्शंस के अंदर। बट जब लेवल 3 आता है तो वहाँ जनरली वोकैब का ही सारा गेम होता है, जिसकी वोकैब बढ़िया, क्योंकि यहाँ ग्रामर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जिसकी वोकैब बढ़िया, रीडिंग स्किल्स अच्छी, बस वही लेवल 3 कर सकता है, और कोई नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात ही है, फिर वही वाली बात, बेसिक चीज़ें वही हैं, बेसिक कंसेप्ट वही हैं, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी वही है, कुछ नया नहीं है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये नहीं सोचना इतना लंबा मुझसे कैसे होगा। और यहाँ पे अगर गलत हो भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम बस सीखना है, आपको चीज़ें समझनी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आप बस देखते जाओ सामने वाले को, सामने वाला कैसे अटेम्प्ट कर रहा है। जितना उसको देखोगे उतनी वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी, जितनी वो सबकॉन्शियस में बैठेगी तो ऑटोमेटिकली जब कभी खुद से क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करने लगोगे तो कहीं ना कहीं वो मेरी ही अप्रोच आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी, और एकदम सही आंसर लगा के आओगे, चाहे मॉक हो या फिर एग्जामिनेशन हो। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। करें शुरुआत अब भी? चलो, चलो भाई चलो। क्लोज टेस्ट पहला। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा इजी करवा रहा हूँ, हल्का सा वार्म अप के लिए। ये मैं कल लेके आया था, कल ही करवाना था मुझे। इसका भी लेवल अच्छा है, तो आज मैंने इसे डाल लिया है ताकि एकदम से हाई ना हो जाए। अभी इसके बाद वाले अच्छे हैं, तो वार्म अप के लिए पहले एक बार इसे कर लेंगे। चलिए एक बार स्किम करेंगे, सभी बच्चे डन लिखेंगे, ठीक है बेटा? पढ़ेंगे और डन लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेसिक नज़र आपने डाल ली होगी। बेसिक नज़र कौन सी होती है? थोड़ी बहुत नज़र डाल ली होगी, बेसिक आइडिया ले लिया होगा। चलो चलो बस, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लो, बनाएंगे फिर साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलिए जी, एक बार मैं
आपके लिए जस्ट पढ़ दूं कि आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, सीधा इस पे ही आए क्वेश्चन पे। चलो सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं, पढ़ेंगे तो क्लियर कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। उसने बोला कि जो सिग्निफिकेंट प्रोसेस है वो हुई है, कहाँ पे हुई है, इंटरनेशनल और नेशनल स्फेयर में हुई है। मतलब इंटरनेशनल भी प्रोग्रेस देखने को मिली है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। फिर यूरोपियन यूनियन की बात की है मित्रों। यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया, क्या अडॉप्ट किया, एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलीजेंस डायरेक्टिव 2024 का, इसको अडॉप्ट किया है, जिसमें रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी कंपनीज हैं, है ना, जो बिजनेस कर रही हैं, वो एड्रेस करेंगी, किसको एड्रेस करेंगी, ह्यूमन राइट्स को, और किसको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को अक्रॉस देयर वैल्यू चेन्स। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सबसे पहला तो ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स का मतलब कि जैसे कि मानव अधिकारों का खंडन ना हो रहा हो। कहने का मतलब है कि आप वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो, आपने माइनर्स को हायर तो नहीं कर रखा है ना, चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी कंपनी किसी ना किसी तरीके का कोई इन्वायरमेंटल नुकसान तो नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही है, डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रहा है, टॉक्सिक मटेरियल जो है वो रिवर में और वाटर बॉडीज़ में डंप तो नहीं हो रहा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो ये जो डायरेक्टिव था, डायरेक्टिव मतलब एक तरीके की इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, तो उसमें बोला कंपनीज को कि आपको ये करना है और ये करना है अक्रॉस देयर वैल्यू चेन्स, ठीक है। फिर ये जो डायरेक्टिव है इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क स्टेप, इसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया ये करने में। क्या आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को, जिससे कि वो वेलबींग का ध्यान देंगे उनके वर्कर्स का और एनवायरनमेंट का ग्लोबली। तो इनको ये काम करना है, तो काम करना है तो मतलब ये चीज़ सुनिश्चित करनी है, क्योंकि कोई ऑर्डर पास हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने पास किया, डायरेक्टिव है एक तरीके का। सारे वर्ड समझेंगे। देखो एश्योर, एक कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स होते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। देखो एश्योर का मतलब होता है किसी को वादा करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एश्योर यू, आई एश्योर यू चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, आई एश्योर यू इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आई एश्योर यू मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये प्रॉमिस करने वाली, दिलासा देने वाली बात होगी, ठीक है, एश्योर। फिर आता है एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना। मैं मीनिंग लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर समथिंग, ठीक है, कि मेक श्योर करो कि जो दरवाज़ा है वो बंद हो, मेक श्योर करो कि चीज़ें सही चल रही हो, सुनिश्चित करना। तो अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो प्रॉमिस करने की कोई बात नहीं है, एंश्योर आएगा। यस और नो। अगर आप आगे भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मैंने एंश्योर लिखा हुआ देखा था, आपको कहीं दिखाई दे रहा है एंश्योर? जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एंश्योर वर्ड एक बार नज़र में तो डाला था, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, कहीं यहीं तो नहीं देख लिया मैंने, खैर कोई बात नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टिव जो है इसे लैंडमार्क स्टेप माना जा रहा है, जिसमें सुनिश्चित करेंगे सारे बिजनेस कि वो रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस को अपनाएंगे, ना कि वादा करेंगे। प्रॉमिस नहीं करना है, मेक श्योर करना है कि ऐसा हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये वाला इंश्योर तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो ये वाला गलत हो गया, इंश्योरेंस नहीं करना है यहाँ पे किसी का। ये भी गलत है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को धुंधला करना, तो यहाँ किसी को धुंधला नहीं करना है, क्लियर करना है, सुनिश्चित करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंश्योरिंग, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे, सेकंड वाला। जल्दी से बताएंगे। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद बोला कि ये जो CS ट्रिपल डी है, CS ट्रिपल डी क्या है, ये ऊपर की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलीजेंस डायरेक्टिव। ये जो CS ट्रिपल डी है ये ट्रांसलेट करता है किसको, जो कॉन्सेप्ट था ना ह्यूमन राइट का और एनवायरमेंट ड्यू डिलीजेंस का, HREDD, तो इस कॉन्सेप्ट को लीगल ऑब्लिगेशन में ट्रांसलेट करता है। कहने का यहाँ ट्रांसलेट का मतलब वो ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदू कह रहा हूँ, हिंदी टू इंग्लिश वाली जो ट्रांसलेशन है, नहीं वो नहीं। ट्रांसलेट का मतलब है कि पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था ह्यूमन राइट्स वाला और एनवायरमेंट ड्यू डिलीजेंस वाला, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट की तरह एग्जिस्ट करता था। बट अब इसको लीगल ऑब्लिगेशंस में और ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन में ट्रांसलेट कर दिया, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट से लॉ बन गया है। जैसे बिल से कोई चीज लॉ बन गई है, समझ गए, प्रपोजल से कोई चीज लॉ बन गई है, ट्रांसलेट का यहाँ पे ये सेंस है। तो कैसा लीगल ऑब्लिगेशन हो गया है, कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है फाइनल,
ठीक है, डिसीजिव कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। तो लीगल ऑब्लिगेशन फाइनल नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है किसी ने कोई अथॉरिटी दी है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंडेट दिया है, किसी ने, गवर्नमेंट ने इशू किया एक मैंडेट, एक ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो जारी किया है, ठीक है। मैंडेटरी होता तो सही होता, क्योंकि मैंडेट नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। लीगल ऑब्लिगेशन है ना, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। वैसे तो ऑब्लिगेशन एक नाउन है, लीगल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, पहली बात तो एडवर्ब है भी नहीं, एडजेक्टिव ही चाहिए जो ऑब्लिगेशंस को ही बताए कि ऐसी ऑब्लिगेशंस है। तो मैंडेट नहीं, मैंडेटरी होता। मैंडेटरी मतलब कि अब फॉलो करना ही करना है इसको, पहले तो कॉन्सेप्ट होता था बट अब फॉलो करना ही करना है, तो फिर ये नहीं आ सकता। रिवोकेबल का मतलब होता है जिसे रिवोक किया जा सके, मतलब जिसे कैंसिल किया जा सके। जैसे आप अगर गाड़ी अच्छे से नहीं चलाते हैं या एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, तो आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया, तो वो रिवोकेबल है। डॉक्टर ने कोई मैल प्रैक्टिस की है तो उसका लाइसेंस जो है वो रिवोकेबल है, तो कैंसिल कर देना। तो लीगल ऑब्लिगेशन को कैंसिल नहीं करना, बाइंडिंग ही आएगा। बाइंडिंग का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग, है ना, इट मस्ट बी फॉलोड बाय समथिंग। तो बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन तो पहले कंसेप्ट था, अब ये एक ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है जिसे फॉलो करना ही करना है, अब लॉ बन गया, मैंडेटरी हो गया। तो सब में से इंपॉर्टेंट और जो रेलेवेंट है वो बाइंडिंग ही आ जाएगा। एंश्योरिंग, ये रहा, मैं कह रहा था ना कि एंश्योर आया हुआ है, देखो वही वाली बात है कि आंसर कभी कभी नहीं मिल रहा हो तो आगे बढ़ लिया करो, हिंट मिल जाता है, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, ये बहुत आसान है। चलो जी, आगे बोल रहा है कि अब ये लीगल ऑब्लिगेशन बन गया जिसमें इंश्योर करना है कंपनीज को जो ईयू में है, उनकी वैल्यू चेन में अडॉप्ट करना है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। फिर आगे बोल रहा है बोथ जो HREDD है और जो CSDD है, ये डैश है यूनाइटेड नेशंस गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। आपको नहीं लग रहा कि ये पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जितने भी डायरेक्टिव थे, चाहे ये वाला डायरेक्टिव था चाहे ये वाला था, ये बने कहां से? ये यूनाइटेड नेशंस की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उस पर आधारित हैं, वहां से आए हैं, इनका ओरिजिन ये है। ये सुन लो, यूनाइटेड नेशंस गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है बिजनेस को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, और जो अदर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, यहां से आए हैं ये दोनों डायरेक्टिव। तो ओरिजिन वाला सेंस देना है। इंस्टॉल आ नहीं सकता, ये सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए यूज होता है। रूट आ सकता है, रूटेड इन, रूटेड इन का मतलब इसका ओरिजिन वहां से है, तो ये सही हो सकता है। स्टेशन का मतलब किसी की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, जैसे सोल्जर्स को बॉर्डर पे आपने स्टेशन कर दिया कि तुम लोग यहाँ तैनात रहोगे, डिप्लॉय वाला सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे किसी की पोजीशन फिक्स करने का कोई सेंस नहीं है। फाउंडेड, इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड होता है, तो हम ये नहीं कह सकते ये डायरेक्टिव जो है यूनाइटेड नेशंस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में इस्टेब्लिश कर दिए गए, नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना, जनरली स्थापना करना, वहां यूज होता है फाउंडेड। तो रूट सबसे अप्रोप्रिएट है कि इन डायरेक्टिव का जो ओरिजिन है वो यहां से है, बोलो हाँ। अगला देखेंगे, ये सबसे आसान है, मैं साथ साथ बता देता हूं आपको, ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला है। इंडिया इन अलाइनमेंट डैश UNGP, तो UNGP के साथ इन अलाइनमेंट विद फिक्स प्रेपोजिशन होता है। इन अलाइनमेंट विद का मतलब किसी के साथ मिलकर या टुगेदर काम करना, ठीक है। तो इंडिया जो है इन अलाइनमेंट विद, कोई लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, फिक्स प्रेपोजिशन है। इंडिया इन अलाइनमेंट विद UNGP, उसने इंट्रोड्यूस किया नेशनल गाइडलाइंस, किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के लिए 2019 में। फिर जो 9 प्रिंसिपल्स थे वो इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल, अरे सुन लिया भाई, बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। पूरे पैराग्राफ में एक ही बात हो रखी है, रिस्पॉन्सिबल, कुछ और भी बता दो कि भाई बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए उनके सब सारे। सुन लिया भाई, सप्लाई चैन पड़ गया मेरे पल्ले। आगे बताओ, मेनली फॉलो करना एस्पेक्ट अरे सुन लिया भाई, इन्वायरमेंट 50 बार आ चुकी है बात सोशल और गवर्नेंस को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है वो एक स्टेप आगे चली जाती है। ओए होए 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 होए, यहां मुझसे छोटी सी एक गलती होगी, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी गलती होगी, एक छोटी सी गलती अगले क्वेश्चन में। एक्चुअल में यहां पे ये गोज अ स्टेप फर्दर था, ठीक है, सुनना मेरी बात, अभी क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार।
गोज अ स्टेप फर्दर था कि वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं, बट मुझे लग रहा था गोज अ स्टेप फर्दर ये तो बड़ा बेसिक सा लग रहा है, ये लेवल 3 का बन नहीं रहा है, मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया था, फर्दर को हटा के यहाँ ब्लैंक लगा दिया था, बट मैं पीपीटी में चेंज करना भूल गया दोस्तों, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। तो यहाँ पे ब्लैंक था, ध्यान रखिएगा, और ये 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया। चलो जी, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है वो एक स्टेप आगे चली जाती है, वो डैश करती है कंपनीज को, कोई बात नहीं, आंसर पता लग गया, लॉजिक सीख लो एक बार। वो कंपनीज को ये करती हैं कि वो रिपोर्ट करें अगेंस्ट द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ एनजीआरबीसी, कि कितने प्रिंसिपल्स जो हैं और किस किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं। तो वो जो रिपोर्ट है वो कंपनीज को ये करती हैं, क्या करती हैं, कंपनीज को एक तरीके से ऑर्डर देती हैं, कंपनीज को डायरेक्ट करती हैं कि तुम इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो या कितना फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ ब्लैंक था, ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं और क्यों। ठीक है, पास्ट वाले तो गलत है, ऑथोराइज्ड और ऑब्लिगेटेड नहीं आ सकता, हालांकि कॉन्टेक्चुअली सही है कि रिपोर्ट जो है ऑथोराइज करती है कंपनीज को, कि कहती है कि तुमने रिपोर्ट करना है, या ऑब्लिगेट करती है कि तुमने इसको रिपोर्ट करना है इसके अगेंस्ट 9 प्रिंसिपल के। कॉन्टेक्चुअली सही है बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्लोज टेस्ट में दोनों चीज़ें चेक करनी होती है, कॉन्टेक्स्ट भी और ग्रामर भी। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात चल रही है, यहीं पे ये बोला था ना कि एक स्टेप आगे चली जाती है, गोज अ स्टेप फर्दर। तो यहाँ जो टोन चल रही है वो प्रेजेंट की चल रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टेंस चाहिए था, पास्ट नहीं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट सही था बट ग्रामर रॉन्ग थी। अब बचा मैंडेट्स और बचा डिक्टेट्स, क्योंकि इट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी, बोलो हाँ। ये भी सिंगुलर है, ये भी। मैंडेट वैसे तो नाउन होता है बट ये वर्ब की तरीके से भी काम करता है। मैंडेट के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है ऑफिशियली किसी ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया, जैसे गवर्नमेंट ने इशू किया अ मैंडेट। ठीक है, गवर्नमेंट इशूड अ मैंडेट, कोई ऑफिशियल ऑर्डर, कोई रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन। बट जब ये वर्ब तरीके से काम करता है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट या फिर द लॉ मैंडेट्स सीट बेल्ट यूज, द लॉ मैंडेट्स सीट बेल्ट यूज। तो लॉ सब्जेक्ट हो गया, मैंडेट्स उसकी वर्ब होगी सिंगुलर, एस वाली, क्योंकि लॉ सिंगुलर है, बोलो हाँ। समझ में आई मेरी बात। तो ये वर्ब भी होता है, तो यहां पे ये आ सकता है कि इट मैंडेट्स कंपनीज की, कंपनीज को एक तरीके से ऑर्डर दिया है, कंपनीज को कहा कि तुमने रिपोर्ट करना है 9 प्रिंसिपल्स के इन ऑफिशियल ऑर्डर, एक तरीके का बिल्कुल आ सकता है। डिक्टेट्स भी तो कहीं ना कहीं ऑर्डर देना होता है, बिल्कुल होता है, बट ये अथॉरिटी दिखाने वाला ऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं बॉसी नेचर वाला। चलो छोटू ये कर दे, ओए वो कर दे, इस टाइप का होता है, थोड़ी टोन इसकी ऐसी है। तो ये एक्सट्रीम टोन में जा रहा है, इसलिए हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, और ये थोड़ा फॉर्मल सा और थोड़ा सा फ्रेंडली साउंड कर रहा है ना, एक डिसेंट लेवल का साउंड कर रहा है, इसलिए मैंडेट कॉन्टेक्स्ट है ये इनके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेंटेंस पता होना चाहिए कि वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, मजा आया, कोई दिक्कत? चलो जी, अगले क्लोज टेस्ट पे आए। अब होगा महायुद्ध। अब अब होगा महायुद्ध, वो कैसे जी? क्योंकि अच्छा क्लोज टेस्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए जी, मैं फिर आपको वही वाली बात बोल रहा हूँ, 1% भी मन में ये नहीं लेके चलना है कि सर हो नहीं रहा है, सब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, मैं आपके साथ हूँ, आप हिम्मत करो, टूट पड़ो इसके ऊपर, जल्दी से पढ़ेंगे और स्किम लिखेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। एक बच्चे ने इतनी जल्दी डन लिख दिया, मेरे भाई नज़र तो घुमा ले, इतनी जल्दी तो मैं भी नज़र घुमा लूंगा। नज़र घुमाने का मतलब है मोटे मोटे शब्दों पे नज़र घुमा लो। चलो जी, करें सॉल्व। यार ये कौन है, ग्रोवर मेरी जान, कौन है यार ये, क्यों मज़े ले रहे हो भाई?
है भाई? मेरा दिल धड़कता है बस ग्रोवर सर के नाम से। क्यों यार, वैसे मत क्या करो यार, शर्म आती है मुझे यार थोड़ा सा। आपकी मैम को कैसा लगेगा यार, आप खुद सोचा करो। चलो आओ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बेटा। आइए, या एक काम करता हूँ, चलो मैं आपके लिए एक बार पहले ऊपर ऊपर से जल्दी से पढ़ देता हूँ, आपको भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, डेट की बात बताई है। फिर इंदिरा गांधी जी की बात की है कि भाई वो पावर में आ गई। अच्छा जी। और फिर ये जो एरा की बात की है, इस एरा में पार्टिसन राइवलरी बहुत ज़्यादा थी। पार्टिसन मतलब होता है बायस्ड। अभी मीनिंग एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, भी डिटेल में पढ़ लेंगे। मतलब राइवलरी थी, कट्टर सपोर्टर थे पार्टियों के एक तरीके से, ठीक है। और फ्रिक्शन हुआ करती थी, फ्रिक्शन मतलब लड़ाइयाँ हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज करती रहती है, ठीक है। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें कंडेमेशन देखने को मिला। और उसके बाद कहा कि जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी जो है ना ये क्या करती है, डेमोक्रेटिक टेनेंट्स को क्या करती है, कॉन्ट्रवीन करती है, वॉयलेट करती है। अच्छा, फिर आगे जल्दी जल्दी देखें तो इग्लिटेरियन जो पॉलिसीज़ हैं जो कि हेल्प करेंगी किसकी, इम्पोवरिश्ड की प्लाइट की, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं। ओके। फिर आगे पर्सनलाइजेशन की बात की है पॉलिटिकल अथॉरिटी में, कि पॉलिटिक्स को अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर स्किज्म की बात की। स्किज्म का क्या मतलब होता है, विभाजन एक तरीके का। कांग्रेस में भी विभाजन देखने को मिला, ठीक है। और फिर आखिरी में बात की कि कांग्रेस ने क्या किया, पॉपुलेस को रैली किया, मतलब भीड़ इकट्ठा कर ली, नारा लगवाया। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं बट वो स्टेगनेशन में रही। फिर आखिरी में कुछ बांग्लादेश लिबरेशन क्राइसिस की बात की है, ठीक है। तो कांग्रेस से रिलेटेड, और ये इंदिरा के टाइम की कोई सिचुएशन है, शायद इमरजेंसी हो सकती है, नहीं 1967 है ना, इमरजेंसी तो बहुत बात की। तो ऐसी कुछ सिचुएशन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है सबसे पहला क्वेश्चन, आइए जल्दी से बनाएंगे। चलिए जी, आइए। जो लैंडस्केप है इंडियन पॉलिटिक्स का उसमें प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड, इस टाइम के बाद। और उससे हुआ क्या कि जो इंदिरा गांधी की जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन कर देना। तो पावर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई उनकी, वो ये सेंस दे रहा है, क्योंकि वो प्री एमिनेंट लीडर बन गई। प्री एमिनेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर बन गई। उनका जो स्टेचर है, स्टेचर मतलब उनका जो स्टेटस है वो बढ़ गया। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ गया किससे बढ़ गया, एन ऑरा ऑफ मास डैश। इस चीज से उनका जो स्टेचर है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो ओहदा है और बढ़ गया। वो प्री एमिनेंट लीडर की तरह उभर के आई, पावर में वो और स्ट्रांग हो गई। तो क्या आना चाहिए, देखो पहले तो सारे वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, वैसे बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा 5 या 6 महीने से भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ये वाले। अगर आप 5 या 6 मंथ से भी प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल अभी 2-3 महीने हुए प्रिपेयर करना शुरू किया, तो फिर आप नेसेंट स्टेज पे हो, तब तो आपको चीज़ें अभी इंप्रूव भी करनी चाहिए। इस टाइप की क्लासेस देखनी भी नहीं चाहिए। अदरवाइज ये कोई बहुत मुश्किल भी वोकेबलरी नहीं है। सारा गेम ये है कि आएगा क्या, लॉजिक लगाना यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखना है, ठीक है। सीकोफेंसी का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना, जी हुजूरी कर देना। ये थोड़ी इनऑथेंटिक प्रेज होती है, चापलूसी वाली जो तारीफ होती है ना, सीकोफेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। एजुलेशन का मतलब होता है किसी की भाई बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, या किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, एडुलेट करना, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इनऑथेंटिक है, ये थोड़ा जेन्युइन साउंड करता है वर्ड। विलिफिकेशन का मतलब है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। विलीफाई करना होता है ना, किसी को स्लैंडर करना, तो विलिफिकेशन किसी की डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। और सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। अब आप मुझे बताओ कि जो इंदिरा गांधी का जो ओहदा है वो बढ़ेगा किस चीज़ से बढ़ेगा, तो लोगों की तारीफ से बढ़ेगा, लोगों के सपोर्ट से बनेगा, लोगों के सपोर्ट से वो लीडर बनेगी ना।
यस और नो? तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि विलिफिकेशन के लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा बुराई करी, डिसरिस्पेक्ट की, क्रिटिसाइज भी नहीं कह सकते हम लोग, या तो एडुलेशन या सीकोफेंसी। फिर वही वाली बात, ये थोड़ा इनऑथेंटिक साउंड करता है, सीकोफेंसी चापलूसी वाला है, बट जो सपोर्टर होते हैं वो चापलूसी वाले सपोर्टर नहीं होते। मास एडुलेशन का मतलब है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, तो वो चापलूसी वाली जनता नहीं है, वो जेन्युइनली फॉलो करती है किसी लीडर को। समझ में आया कि नहीं? तो एडुलेशन आ जाएगा, मास एडुलेशन इज द राइट आंसर हियर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अगला देखेंगे। लॉजिक समझो बस। चलिए, ये जो एरा था, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात की है, ये जो एरा था वॉज करेक्टराइज्ड बाय डैश एंड इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड पार्टिसन राइवलरीज। देखो, इस टाइम पे होता क्या था, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पार्टिसन राइवलरी देखने को मिलती थी। पार्टिसन मैंने बताया बायस्ड को बोलते हैं, प्रेजुडिस एक तरीके का वर्ड होता है, ये प्रेजुडिस का सेंस देता है। तो पार्टिसन राइवलरी का मतलब है कि ये मेरी पार्टी है, वो तुम्हारी पार्टी है, हम इसके कट्टर सपोर्टर हैं, वो उसके कट्टर सपोर्टर हैं। पोलराइज का मतलब भी डिवीजन एक तरीके का सेंस दे रहा है। इंक्रीजिंगली ये चीज़ बहुत बढ़ गई थी। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कैसा वर्ड आएगा। अच्छा, आप क्या ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो बाय है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है? प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एंड के आगे ये मेन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है राइवलरीज, कि इस एरा में राइवलरीज थी। फिर उसने बताया कैसी राइवलरी थी, पार्टिसन राइवलरी थी, बड़े बायर्स होते थे लोग, पोलराइज मतलब वही डिवीजन होता था, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंगली ये चीज बढ़ रही थी। अब आप ये मत सोचना कि एंड के इधर एडवर्ब है तो एंड के इधर भी एडवर्ब आएगा पैरेललिज्म मेंटेन करने, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक्चुअली बाय प्रेपोजिशन था, प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट था, ये आ गया, जो कि अपने आप में एक नाउन है। बोलो हाँ। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए। वो मेरी मर्जी है कि मैं आगे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए और एडवर्ब लिखूं या ना लिखूं, या फिर वो ऑथर की मर्जी है इस पैसेज में यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए पहले एक और एडवर्ब लिखता या नहीं लिखता, वो उसकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे एडवर्ब लगाया हुआ है। समझे? तो ये बोलना चाह रहा है कि इस एरा में एक तो पार्टीशन राइवलरी थी और ऐसी राइवलरी थी। समझ में आ गया? इसलिए सारे एडजेक्टिव्स ही गिवन है कहीं ना कहीं। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, एमिकेबल तो फ्रेंडली होती है, तो राइवलरी फ्रेंडली तो हो नहीं सकती। यहाँ तो पार्टीशन बोला, पोलराइज बोला, डिवीजन बहुत ज्यादा था, कट्टरपन बहुत ज्यादा था, तो एमिकेबल तो गलत हो गया, फ्रेंडली हो गया। प्लेसिड हम लोग पीसफुल को बोलते हैं, कोई चीज शांत है, ठीक है, कोई चीज ट्रांक्विल है तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ वो भी नहीं आ सकता, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, एक्रीमोनियस और इंसेंडियरी। देखो, एक्रीमोनियस रिलेशनशिप होता है बिटर एंग्री रिलेशनशिप, जिसमें एक दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्रीमोनियस राइवलरी हो सकता है। ये टर्म भी होता है क्योंकि एक्रीमोनियस डिस्प्यूट आपने सुना होगा, ठीक है, डिस्प्यूट होता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब बिटर, एंग्री, ठीक है, वाद विवाद बहुत ज्यादा होना, लड़ाई झगड़ा होना, होस्टाइल उसको बोलते हैं। इंसेंडियरी का मतलब होता है प्रोवोक करना, जनरली कॉन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करना। तो आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, फिर ये भी तो नेगेटिव वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करना। या इंसेंडियरी का मतलब ये भी होता है ऐसा इंसान जो कहीं पे भी आग लगा देते, जेन्युइनली आग लगा दी कहीं पे उसने, वो जैसे मूवी में दिखाते हैं बस्तियां की बस्तियां जला दिया, आग लगा दी है। तो कहीं पे आग लगाना लिटरल मीनिंग भी और फिगरेटिव मीनिंग भी होता है कि भड़काना किसी को, ठीक है। बट ये जो इंसेंडियरी है ना, जो जनरली रिमार्क के लिए यूज होता है, समझ गए, किसी के स्टेटमेंट अगर इंसेंडियरी है तो वो भड़का हुआ है, प्रोवोकिंग वाला सेंस देता है, ठीक है। स्टेटमेंट है, किसी की स्पीच है, भड़काऊ भाषण नहीं देते रहते लीडर्स वगैरह, तब हम यूज करते कि इंसेंडियरी रिमार्क था, स्टेटमेंट थी, स्पीच थी। अदरवाइज ये फायर के लिए यूज होता है, आग लगाने के लिए लिटरली, बट इनडायरेक्टली से यूज करें तो इन्हीं टर्म्स के साथ यूज होता है। तो इसलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वाला है, क्योंकि ये डिस्प्यूट, राइवलरी, लड़ाई झगड़ों के लिए यूज होता है, और यहाँ राइवलरी की ही बात हो रही है। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है चीजें करनी कैसी, अगर लेवल बढ़ जाता है तो वो क्वेश्चन बनता कैसे है और उसको फिर अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बहुत आप अच्छी चीज सीख रहे हो, ठीक है भाई। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, अच्छे लग रहे हैं, लर्निंग हो रही है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आओ जी, ये अपने आप में ही क्लोज टेस्ट
ये प्रॉपर एडिटोरियल की लैंग्वेज है, आपने नोट कर ली होगी, है ना। चलो, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिपीटेडली क्या कर रहा है, एब्जुडिकेट कर रहा है, ठीक है। एब्जुडिकेट का मतलब होता है कुछ रूलिंग देना, कुछ निर्णय देना, एब्जुडिकेट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली एब्जुडिकेट कर रहा है, मतलब निर्णय दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है। क्या कह रहा है वो, कि जो गवर्नमेंट के जो एंडेवर्स है, मतलब जो गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है ना, मतलब ये इंदिरा गांधी के लिए बोली जा रही है ये बातें, जो गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट है। मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो गवर्नमेंट के ये जो तेवर है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी तो इंसाइट किया वेहमेंट कंडेमेशन, किसने, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के लिए कहा था, है ना, यस और नो। यहां पे ये पूरा का पूरा अगर आप पैसेज देखोगे तो इंडिया की जो एक इंदिरा गांधी की जो डोमिनेंस बनी पड़ी थी उस टाइम पे, उसका क्रिटिसिज्म है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रही थी उस डोमिनेंस को, तो उस चीज के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट है, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्टी को, तो फिर पार्टी भी बोलेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कंडेमेशन मतलब क्रिटिसिज्म किया, डिसअप्रूवल शो किया। वेहमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो किया, ठीक है। और इनसाइट किया, मतलब उससे सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कहा तो वो भड़क गए। इनसाइट का मतलब होता है भड़क जाना, तो वो भड़क गए। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने कंडेमेशन दिया, वेहमेंट कंडेमेशन दिया, डिसअप्रूवल दिया स्ट्रांगली, ठीक है। उन्होंने डिनाउंस किया, मतलब क्रिटिसाइज किया, किसको, जुडिशरी के स्टांस को, कि जुडिशरी ने जो ये अभी अपना वर्डिक्ट दिया है, जुडिशरी जो अपना पॉइंट रख रही है ना, उसको क्रिटिसाइज कर रही है कांग्रेस पार्टी। कह रही है कि ये कॉन्ट्रवेंशन है डेमोक्रेटिक टेनेट्स का। टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ठीक है, डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलरिज्म है, लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेटिक टेनेट्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रवेंशन का मतलब होता है वोलेशन। तो यहां पे पार्टी ये कह रही है, क्रिटिसाइज करते हुए, कि जुडिशरी ने डेमोक्रेटिक टेनेट्स का कॉन्ट्रवेंशन मतलब वोलेशन किया है, और ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का मतलब है, सॉवरेनिटी बेसिकली पावर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और डेमोक्रेटिक टेनेंट्स को भी वॉयलेट करने की यहां बात की जा रही है। फिर आगे बोल रहा है कांग्रेस ने फर्दर ये किया, क्या किया, कोर्ट को ये किया। अब आप मुझे बताओ कांग्रेस कोर्ट को क्या कर सकती है। कहा कि कोर्ट जो है कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ये रोक रहा है, कोर्ट जो है रोक रहा है। देखो कोर्ट को ही गरिया रहे हैं, देखो कितनी पावर थी उस टाइम पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, कोर्ट जो है रोक रही है। किस चीज को रोक रही है, ये लागू नहीं होने दे रही है। क्या लागू नहीं होने दे रही है, ये इगैलिटेरियन पॉलिसीज को लागू नहीं होने दे रही है। इगैलिटेरियन पॉलिसीज वो होती हैं जो सबकी भलाई के लिए हो, ऐसी पॉलिसीज जो सबको इक्वल ट्रीट करे। तो ऐसी पॉलिसीज के एनेक्टमेंट को रोक रही हैं। और ये पॉलिसीज वो होती हैं जिन्हें डिजाइन किया गया सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। एम्यूलेट का मतलब इंप्रूव करना, किसको सुधारने के लिए, प्लाइट मतलब होती है दुर्दशा, बुरी कंडीशन, किसकी, द इम्पोवरिश्ड की। द इम्पोवरिश्ड का मतलब है गरीबों की। तो गरीबों की दुर्दशा को सुधारने के लिए डिजाइन की गई थी ये बहुत अच्छी पॉलिसीज, इनका लागू होना रोक रही हैं। कौन, कोर्ट। और उसको क्या बोला, कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन। तो अब बताओ कांग्रेस पार्टी कोर्ट को क्या करेगी, एक्सोनरेट करेगी। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त कर देना। तो यहां तो कुछ आरोप, कोर्ट पे कोई आरोप थोड़ी लग रहे हैं कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया। रिब्यूक आ सकता था, रिब्यूक का मतलब क्रिटिसिज्म ही होता है, बट बात पास्ट की चल रही है ना मित्रों, बात पास्ट की चल रही है ना। एब्जुडिकेट कर दिया, अगर आप देखोगे तो डिनाउंस्ड कर दिया, बात पास्ट की चल रही है, तो फिर ये तो आ नहीं सकता। अब आपके सामने बच गई ये दो ऑप्शन। अब अगर आपने सिनोनिम्स रट लिए हैं, जो कि बच्चे लिस्टें बना बना के, ये कौन सा डांस है, वो मैं लिस्ट ऐसे ऐसे कर रहा था कि पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये है, लहरा के बल खा के कर दूं एक बार चलो, जो लिस्टें बना बना के बच्चों ने रट रखी है ना चीजें, मैं उसी मिथ को तोड़ना चाहता हूँ इस क्लोज टेस्ट के थ्रू। अब ब्रेड भी क्रिटिसिज्म होता है, कास्टिगेट भी क्रिटिसिज्म होता है। अब कौन सा लगाऊं। अब ब्रेड जो है ये पर्सनल लेवल का क्रिटिसिज्म है। जैसे मैंने कोई गलती की, मुझे मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या आपने कोई गलती की, मैंने आपको डांट दिया। ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। और ये इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे या मास लेवल पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वहां कास्टिगेट यूज कर सकते हैं।
जैसे लोग जो है पूरी की पूरी टीम को कास्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल नहीं है, एक जनरल लेवल पे कास्टिगेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है, थोड़ा फॉर्मल टर्म चाहिए, तो कास्टिगेट आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। हाउ वाज इट? हाउ वाज इट? समझ में आ रहा है ना? देखो, मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि सर मुश्किल है, मुद्दा ये नहीं है कि सर हो नहीं रहा है, हो रहा है तो और अच्छी बात है अगर कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बट मुद्दा ये है, समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। बिल्कुल, हाँ, समझ में आना चाहिए बेटा, बस लर्निंग होनी चाहिए। चलो बताओ जी इसके अंदर पे। आओ देखते हैं, कहां तक पढ़ा था हमने, यहां तक पढ़ लिया था, है ना। फिर जो ऑपोजिशन फैक्शन है, फैक्शन मतलब पार्टीज, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं मीनवाइल वो लेमेंट कर रही है, लेमेंट मतलब दुख जता रही हैं, किस चीज के ऊपर दुख जता रही हैं, जो ये पर्सनलाइजेशन हो रहा है ना पॉलिटिकल अथॉरिटी का। पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई इंसान पॉलिटिक्स में आ गया, पावर में आ गया या प्रधानमंत्री बन गया, तो अब एक तरीके से ऐसा दिखाया जा रहा है कि यही सब कुछ है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अरे सरकार अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी है, ठीक है, यहां पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता है। जैसे एक टाइम पे यूं नहीं कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा कुछ बोला जाता था। तो पर्सनलाइजेशन बहुत हो रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटी का, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने इस चीज का शोक जताया कि डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। फिर आगे बोल रहा कंटेंट किया, कंटेंट का मतलब आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया कि जो स्टेट पावर है ना, स्टेट पावर मतलब जो गवर्नमेंट की पावर की बात हो रही है, ये ट्रांसम्यूट हो गई है। ट्रांसम्यूट का मतलब है चेंज हो गई है, तब्दील हो गई है, रूप बदल लिया इसने। ये किस चीज में चली गई है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया है किसका, इंडिविजुअल डैश का, मतलब गवर्नमेंट की पावर इंडिविजुअल पावर बन गई है, कह सकते हैं। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है बदल जाना, तो कोई एक चीज दूसरी चीज में बदल गई है, तो एक चीज क्या, पावर, तो स्टेट की पावर इंडिविजुअल पावर में बदल गई है, ऐसा ही तो बोलना चाह रहा है। अब पावर से रिलेटेड वर्ड बताओ, ये तो नहीं है, क्योंकि प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, तो यहां तो वैसा कोई कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं कि ऐसी सरकार जो वेल्दी लोग चला रहे हो। हेजीमनी हो सकता है, हेजीमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, कि जो स्टेट की पावर है वो इंडिविजुअल हेजीमनी बन गई है, बिल्कुल आ सकता है। जुरिस्डिक्शन भी गलत है, इसका मतलब होता है कि किसी एरिया के ऊपर आपकी अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है, बोलते हैं ना कि ये एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, वो वाला एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में, मतलब हमारे अंडर आता है, हमारी अथॉरिटी के, हमारे कंट्रोल के अंदर आता है। तो ये तो तब यूज करते हैं जब किसी एरिया की जनरली बात हो रही हो। क्लाउड का मतलब इन्फ्लुएंस होता है, क्लाउड का मतलब जैसे मेरे पास क्लाउड ज्यादा है तो मेरे पास इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पावर ज्यादा है, बट क्लाउड से अप्रोप्रिएट वर्ड हमारे पास हेजीमनी है, हेजीमनी का मतलब डोमिनेंस। तो जो स्टेट की पावर है वो इंडिविजुअल हेजीमनी हो रही है, एक ही इंसान का राज चल रहा है, कहीं ना कहीं एक ही इंसान का डोमिनेंस चल रहा है, तो क्लाउड से अप्रोप्रिएट हमारे पास हेजीमनी है, ठीक है। चलिए जी, और हेजीमनी एक पॉलिटिकल वर्ड भी है, क्लाउड एक जनरल वर्ड है जो कि इनफॉर्मल वर्ड है, बोलचाल की भाषा में यूज होता है। आपने यूट्यूबर्स को भी सुना होगा क्लाउड लेने की कोशिश कर रहे, जैसे कुछ लोग कंट्रोवर्सी नहीं करते रहते, देखा होगा कि ये कंट्रोवर्सी करेंगे तो उनके जो ऑडियंस होगी वो मेरे पास आ जाएगी, मेरे को भी देखेगी, तो क्लाउड लेने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है क्लाउड। जब पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट की टोन फॉर्मल हो तो हमें फॉर्मल वर्ड चूज करने हैं, समझ में आया? तो इसलिए फॉर्मल वर्ड हेजीमनी है, जो कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, पॉलिटिकल जार्गन है, बोलो हाँ। मजा आ रहा है? समझ में आया? चलो जी, लास्ट वाला है, और फिर इसके बाद एक और देखेंगे, वाइंड अप करेंगे। बताओ भाई, चलो कहां तक पहुंचे थे?
इंडिविजुअल हेजिमनी तक आ गए थे। जो स्किज्म है, स्किज्म का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन की बात हो रही है। जो स्किज्म हो रहा है ना कांग्रेस के बीच में, अच्छा देखो, पहले तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर रहा है पार्टी को, ठीक है। उसके बाद फिर पार्टी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रही है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे ऑपोजिशन पार्टी जो है वो फिर क्रिटिसाइज कर रही है कांग्रेस पार्टी को कि तुम स्टेट पावर को तुमने इंडिविजुअल हेजिमनी बना रखा है। फिर आगे बोल रहा है इन सारी चीजों के बाद आग में घी डालने का काम किसने किया, कांग्रेस में खुद भी विभाजन हो रहा है। मतलब इतनी ज्यादा राइवलरी चल रही थी, आप समझे कि नहीं, वो टाइम ऐसा टाइम था। तो तभी बोला यहाँ पे स्किज्म, जो स्किज्म है कांग्रेस के बीच में भी उसने एक्सेसरबेट कर दिया। क्या हो गया, एक्सेसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बद से बदतर कर दिया, एग्रावेट कर दिया। किसको, हॉस्टिलिटीज को, जो दुश्मनी चल रही थी किसके बीच में, बिटवीन दी गांधी एंड हर डैश। अब आप बताओ, खुद की पार्टी के बीच में अगर हॉस्टिलिटी हो जाए, खुद की पार्टी के बीच में विभाजन हो जाए, तो सामने वाले को तो मौका मिल जाएगा और उसको पावर मिल जाएगी। ये तो खुद ही टूटे हुए हैं, चलो अब इनको और तोड़ते हैं, यह सुनो। तो जो स्किज्म था कांग्रेस के बीच में, उसने और बढ़ा दिया हॉस्टिलिटी को, किसके बीच में, गांधी के बीच में और डैश के बीच में, जिससे कि डीपन हो गई पॉलिटिकल फिशर। फिशर का मतलब वही होता है एक तरीके से विभाजन, डिवीजन, ठीक है। जो ये ऑलरेडी बटे हुए थे, ये और गहरी हो गई ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गांधी और उसके क्या होंगे, उसके आलोचक कह सकते हैं एक तरीके से, या उसके अपोज करने वाले कह सकते हैं कि खुद की पार्टी के बीच में विभाजन होने से हॉस्टिलिटी बढ़ गई गांधी के बीच में और उसके जितने भी आलोचक थे या उसकी निंदा करने वालों के बीच में, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो डिट्रैक्टर्स का मतलब क्रिटिक्स होता है, तो ये आ सकता है, क्रिटिसाइज करने वाले लोग, डिट्रैक्टर्स, ठीक है, ये आ सकता है। एक्वलेट्स नहीं आ सकता, इसका मतलब होता है लॉयल फॉलोवर्स। तो लॉयल फॉलोवर्स के बीच में हॉस्टिलिटी कैसे बढ़ गई, वो तो प्यार करने वाले हैं, जो दुश्मन थे वो और गहरी होगी वो दुश्मनी, तो ये तो नहीं आ सकता। ने शेयर का मतलब भी क्रिटिसाइज करने वाला होता है, आपको उल्टा सीधा बोलने वाला, बट ये सिंगुलर है, हमें प्लूरल चाहिए। क्यों, क्योंकि गांधी जी के कोई, ये इंदिरा गांधी जी की बात हो रही है, कोई एक आलोचक नहीं होगा, दुनिया भर के आलोचक होंगे, तो प्लूरल कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो गया। मैवरिक्स भी गलत है। मैवरिक्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखने वाला, नॉन कन्फॉर्मिस्ट पर्सन। नॉन कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, जो दुनिया के रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे, अपनी थिंकिंग को फॉलो करे, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, जो उसको अच्छा लग रहा है वो फॉलो करे, सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उसको, उसके पीछे नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैवरिक्स का कोई सेंस ही नहीं है, ये वर्ड ही अपने आप में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो सिर्फ एक ही वर्ड बचा, डिट्रैक्टर्स बोलो। हाँ बताओ जी, क्लियर, क्लियर, चलो जी। लग रहा है लेवल 3 की नहीं लग रहा है, ये तो बता दो, लग रहा है, चलो आ जाइए अगले क्लोज टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रिलेटिवली पढ़ने में आसान है उस वाले से, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड था। इसमें कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की। चलो फोकस होके पढ़ेंगे, दिमाग बिल्कुल सामने, निगाहें सामने। चलो डन लिख देंगे जितने भी बच्चे पढ़ लेते हैं एक बार। चलो मैं भी आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। अच्छा, डिस्कशंस हो रहे हैं फ्यूचर को लेके, और वोटर को कुछ बोला जा रहा है कि ये लाइकली कैटलिस्ट है, मतलब वोटर की बात हो रही है, ये असेंशियल रिसोर्स है, इन सारी जगहों पे है, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन पड़ रहा है, और ये जो क्राइसिस जो है अब ये स्टार्क रियलिटी है, ठीक है। और आगे जो कलेक्टिव सॉल्यूशंस की बात हो रही है, वोटर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जा सके इकोसिस्टम को। और आगे बोल रहा है कि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज की वजह से क्या हो रहे हैं, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं दुनिया में, एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिससे कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। और ये लगातार जो एनर्जी की भूख है लोगों की, इससे एग्जॉस्ट हो रहे हैं रिसोर्स फास्टर, ठीक है भाई। और वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हर जगह पे हो रहे हैं आगे।
ऑयल की कुछ बात की है, वाटर को फाउंडेशन ऑफ लाइफ बोला है, आगे क्या बोला है, और क्या है, और क्या है, क्लाइमेट चेंज की फिर कुछ बात की है, क्लाइमेट चेंज के 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये इस क्राइसिस को हद से ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं। और फिर बोला है कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं स्किमिंग। ठीक है भैया, चलो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रिलेटिवली इजी है, तो कोशिश करनी है सारे सही करने की। चलो जी, जो डैश है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का फ्रीक्वेंटली लूम ओवर कर रहा है डिस्कशंस अबाउट द फ्यूचर एंड वाटर इज ऑफन आइडेंटिफाइड एज अ लाइकली कैटलिस्ट। देखो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का जो डैश है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का डैश क्या, अभी देख लेते हैं एक बार। वो लूम ओवर कर रहा है, लूम ओवर का मतलब होता है कि कोई चीज मंडरा रही है, कोई नेगेटिव चीज की चर्चा बार बार हो रही है या उसका डिस्कशन हो रहा है। तो आगे डिस्कशन बोला है कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का ये है, वो लूम ओवर कर रहा है डिस्कशंस में अबाउट द फ्यूचर। मतलब जब भी फ्यूचर की बात होती है, जब भी फ्यूचर का डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के इसकी भी बात होती है। और वाटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया गया एक लाइकली कैटलिस्ट। लाइकली कैटलिस्ट का मतलब है कि इन डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो वाटर है। ठीक है, एक बार आगे भी पढ़ लेता हूं। एक एसेंशियल रिसोर्स है लाइफ का, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। वाटर जो है अब अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन में है, मतलब इसके ऊपर इतना प्रेशर है जितना पहले कभी नहीं था। मतलब इसको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस वजह से? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और बढ़ती हुई डेवलपमेंट की वजह से। पहले तो सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। देखो, मिराज का मतलब होता है इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का इल्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है डिस्कशन में। मंडराने का मतलब क्या होता है? मंडराना थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड हो गया। लूम ओवर का मतलब है कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी नेगेटिव चीज की, वो बार बार हो रही है, लूम ओवर कर रही है। अच्छा, पेनिसिया का मतलब तो सोल्यूशन होता है। तो ये यहां बात तो नेगेटिव चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है, तो सोल्यूशन कहां से आ गया? ठीक है। प्रोग्निस्टिक का मतलब होता है प्रिडिक्शन। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रिडिक्शन है वो लूम ओवर कर रही है, प्रिडिक्शन लूम ओवर नहीं कर रही है, स्पेक्टर जो है वो लूम ओवर कर रही है। पहली बात तो इल्यूजन चाहिए नहीं, इल्यूजन का कोई सेंस नहीं है। सॉल्यूशन की यहाँ बात नहीं हो रही, बात नेगेटिव चल रही है, प्रिडिक्शन यहाँ कुछ करनी नहीं है। स्पेक्टर, अब स्पेक्टर का क्या मतलब होता है? स्पेक्टर का मतलब होता है थ्रेट। अब आप मुझे बताओ, सही है? बिल्कुल सही है कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा है कि पूरी दुनिया में लड़ाई हो सकती है ना, वो फ्रिक्वेंटली लूम ओवर कर रहा है। जब भी फ्यूचर के डिस्कशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि भाई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और इससे बड़े लेवल पे लड़ाई हो सकती है। और इन सारी चीज़ों का जो कारण है वो वाटर है, उसको एक लाइकली कैटलिस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए था, वो था थ्रेट। ठीक है, तो वो क्या पता होती तो आप सॉल्व करते, नहीं पता थी तो इससे मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाते। वही वाली बात, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी नहीं होते, कुछ छोड़ने वाले भी होते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन में जो बन रहे हैं बस वही बनाओ, बाकी आगे चलते जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी है। अगला देखते हैं। चलो साथ साथ ही करवा देता हूं ये वाला आपको। ये असेंशियल सोर्स है लाइफ का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का। वाटर जो है अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन में है, इसके ऊपर इतना प्रेशर है, इसको इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है डेवलपमेंट। ये जो क्राइसिस है इज नो लॉन्गर एंड डैश पॉसिबिलिटी। बताओ जी, ये क्राइसिस अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रही, अब स्टार्क रियलिटी बन गई है जिसमें इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। स्टार्क का मतलब होता है हार्श, सीवियर, एक्सट्रीम रियलिटी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अब ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, अब ये रियलिटी है। ये अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस हाँ होगी होगी, यस अब हो रही है असली में। वाटर कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइनली हो रहा है। हम सोचते हैं फ्यूचर में होगा, ना ना ना, हो रहा है, हमें पता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं बिल्कुल कि एब्स्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटी की क्राइसिस जो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज जो थियोरेटिकल हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो हो सकता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है कि हाँ लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में जेन्युइनली हो रही है, स्टार्क रियलिटी है, बिल्कुल कह सकते हैं। ऑस्टेंसिबल पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं? नहीं। देखो, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कोई चीज दिख ऊपर से जैसी रही है वैसी नहीं है, कुछ और है।
जैसे कोई इंसान चैरिटी कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, बट उसका मेन जो पर्पज है वो चैरिटी करना नहीं है, वो पॉपुलैरिटी है, समझे कि नहीं। तो ऑस्टेंसिबल रीजन जो है वो चैरिटी है, बट मेन रीजन पॉपुलैरिटी है। तो दिखा ऊपर ऊपर से कुछ और रहा है, बट एक्चुअल में वो कुछ और चाहता है। समझ में आया। तो कोई चीज जो दिख रही है वो वैसी नहीं है, एक्चुअल में कुछ और है, तो उसको बोलते हैं कि ऑस्टेंसिबल। समझ में आया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो क्राइसिस है वो ऑस्टेंसिबल है, नहीं भाई, जैसा दिख रहा है वैसा ही है, दिक्कत चल रही है प्रॉब्लम। तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, कुछ और है, तो गलत हो गया। कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना, स्पेकुलेशन। तो यहाँ कुछ स्पेकुलेशन या गेस करने की बात नहीं है, ये बता हटा दिया। सुपरफिशियल पॉसिबिलिटी, सुपरफिशियल का मतलब भी ऊपर ऊपर से कोई चीज, ऊपर ऊपर से नहीं। अच्छा, दूसरी बात वैसे भी ये गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। ये टी वाई वाले नाउन सफिक्स होते हैं ना, तो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। सुपरफिशियली एल वाई वाला एडवर्ब है, सुपरफिशियल एडजेक्टिव होता है, सुपरफिशियली एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। लो जी, इसके अंदर बताएंगे ये। अच्छा, ट्राई करो, चलो पहले उसको। चलो आओ, आगे बोल रहा है कि जो नेशंस हैं वर्ल्ड वाइड वो एक्टिवली सीख कर रहे हैं, कलेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके वाटर सिक्योरिटी और प्रमोट की जा सके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और प्रोटेक्ट किया जा सके इकोसिस्टम्स को। बात करें वेल्स की, पॉन्ड्स की, रिवर्स की और रिजर्व की, तो जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो ये हो रहे हैं अलार्मिंग रेट पे। अच्छा, पढ़ के पता लग रहा है कि कम हो रहे हैं। यहीं पे अगर बेसिक वोकैबुलरी लिखी होती, अगर ये लेवल 1 या 2 होता, डिमिनिश वर्ड होता, तो आप एक मिनट में बता देते कि हाँ भाई, या फिर डिप्लीट होता तो आप एक मिनट में बता देते, क्योंकि वो इजी वर्ड है। मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ, जैसे ही लेवल बढ़ेगा वोकैब को थोड़ा टफ करेगा ही करेगा। बिना वोकैब को टफ किए, बिना पैसेज को टफ किए लेवल बढ़ ही नहीं सकता है, कॉमन सी बात है। तो वही वाली बात है, बेसिक वर्ड ना यूज करके थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड यूज किए। चीजें वही हैं जो आपने पढ़ी हैं, मीनिंग वही है जो आपने पढ़ा है बस, ठीक है। तो वो कैब का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ध्यान रखिएगा जब लेवल बढ़ जाता है क्लोज टेस्ट में या किसी भी चीज में इन जनरल। तो फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है वो अलार्मिंग रेट पे ये हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड जो है वो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। तो आप मुझे बताओ फ्रेश वाटर सोर्सेज क्या हो रहे हैं। देखो, फॉल्टर हो रहे हैं। फॉल्टर का मतलब होता है लूजिंग स्ट्रेंथ। ये क्यों हिल रहा भाई, भूकंप आ गएगा। लूजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, फॉल्टर कर जाना, या फिर लूजिंग मोमेंटम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लूजिंग कॉन्फिडेंस ऐसा भी बोल सकते हैं। किसी की आवाज़ लड़खड़ा रही है, फंबल कर रहा है, तो वो फॉल्टर कर रहा है। किसी का करियर बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ फॉल्टर कर रही है। इफेस का मतलब होता है किसी चीज को इरेज करना। इफेस को आप इरेज, रिमूव करना, किसी चीज को हटाना। सिनेस का मतलब होता है कोई जो चीज है जिसकी एज बढ़ती जा रही है, मतलब बड़ी बूढ़ा हो रहा है कोई इंसान, बट जनरली इंसान के लिए यूज नहीं होता। ये जो सिनेसिंग वर्ड है, सिनेस से बना है सिनेसिंग, ये ट्रीज के लिए और प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ट्रीज वो जो 100 साल, 150 साल पुराने हैं, तो सिनेसिंग ट्री आप बोल सकते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है। एट्रोफी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। वैसे एट्रोफी भी दो जगह यूज होता है। पहला इसका मीनिंग होता है वीक होना, ठीक है, पावर का कम होना। जैसे आप किसी का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में उसे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला, और ज़्यादा वो वॉक वगैरह नहीं कर पाया, तो उसके चलते ना उसकी मसल्स की जो लेग मसल्स थी वो थोड़ी सी वीक हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने टाइम चला नहीं है, तो एट्रोफी कर गई है, किसी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है। क्लियर। एट्रोफी एक मीनिंग तो हो गया। ये जनरली मसल्स और बॉडी पार्ट्स के लिए यूज होता है। दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज को वेस्ट कर देना, बहुत ज्यादा वेस्ट वे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देना, डिप्लीट कर देना, ये वही वाला मीनिंग है एट्रोफी कर देना। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है। फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है उसकी स्ट्रेंथ खत्म नहीं हो रही है, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट वर्ड है एट्रोफिंग, जिसमें वेस्ट वे हो रहा है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं लोग उससे। एज नहीं हो रही है और कुछ इरेज नहीं करना है, तो एट्रोफिंग इज द राइट आंसर हेयर। ये वाला रिलेटिवली पिछले वाले से आसान है, तो इसमें ट्राई करो। चलो।
चलो देखते हैं। रिलेंटलेस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, पर्टिकुलरली वाटर को, सॉइल को। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अपने दिमाग में 1% ये भी मत रखना सर मुश्किल वोकैबुलरी है, सर नहीं आती है। भाई क्लास लगाते रहोगे, वीडियोस देखते रहोगे, खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जो वोकैब है वो रिपीट होती है। वोकैब भी पढ़ते हो तो उसके अंदर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, आप रीडिंग भी करते हो, तो वोकैब रिपीट होती है। जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो एक बार भी मन में ये नहीं लाना है कि मुझे नहीं आता, आ जाएगा ना, रिपीटिशन से आएगा। लैंग्वेज का गेम ही यही है, ठीक है भाई, क्योंकि वही नाउन, वही प्रोनाउन, वही वर्ब, वही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वही कभी कभी वोकैबलरी आपको एक ही बार नहीं दिख जाती है वोकैबलरी, अदरवाइज आपको वही वोकैबलरी देखने को मिलती है, बस उसका कभी हार्ड सिनोनिम आ जाता है, कभी इजी सिनोनिम आपको देखने को मिल जाता है। ये सुनो, चलिए, तो जो लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर का और सोइल का, इसने ट्रिगर कर दिया है कैस्केड। कैस्केड क्या होता है? एक चेन इवेंट को बोलते हैं, ठीक है। रिपल इफेक्ट पता है ना एक तरीके का, जैसे पानी में हमने पत्थर फेंका तो रिपल्स बन जाते हैं, सर्कल्स आपको देखने को मिलते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर सबसे बड़ा, है ना। तो कैस्केड का मतलब चेन इवेंट। तो एक्सप्लोटेशन से चेन इवेंट देखने को मिलती है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमैनिटी का जो रिलेंटलेस परस्यूट है एनर्जी का, देखो हम लोग ना एनर्जी के पीछे पागल हो रखे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और टेक चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो रिलेंटलेस मतलब लगातार जो हम पागल हो रहे हैं एनर्जी के पीछे और अर्बन एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, इससे खत्म हो रहा है क्या, ये जो वाइटल रिसोर्सेज हैं, और इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं कि जितना उसे नेचर रिप्लेनिश भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेचर जो है रिप्लेनिश मतलब रीफिल भी नहीं कर पा रहा है उतना जल्दी, तो हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है रिजल्ट्स क्लियर हैं, एविडेंट हैं। उससे हो क्या रहा है, बढ़ते हुए वाटर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये कर गए हैं लोकल कम्युनिटीज को, सिटीज को और इवन नेशनल बॉर्डर को। तो ट्रांसेंड कर गए हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड लिमिट्स, सुना है ट्रांसेंड वर्ड? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जितनी भी वोकैबुलरी अब तक आई, एटलीस्ट 70% वोकैबुलरी तो सुनी हुई लग रही है? अगर 10, 20, 30% न्यू वोकैब आपको लग रही है, बाकी 70% तो सुनी हुई लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ अलग ही आ गया, ऐसी कोई वोकैब आ गई कि पता नहीं हमने तो कभी देखी नहीं, सर ये क्या आ गया। मैं बात वही बोल रहा हूँ, चीज रेलेवेंट ही है, इररेलेवेंट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ये न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल दुनिया भर के आपको देखने को मिलेंगे। उसने बोला कि जो रिजल्ट्स हैं वो एविडेंट हैं, जो एस्केलेट करते हुए हमें वाटर डिस्प्यूट्स दिख रहे हैं, जो कि लोकल कम्युनिटीज को, सिटीज को, नेशनल बॉर्डर्स को ये कर गए हैं। बिल्कुल सही है, ट्रांसेंड कह सकते हैं कि यहां तक सीमित नहीं है, इससे कहीं आगे निकल गए हैं। लोकल कम्युनिटीज तक सीमित नहीं है अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं, सिटीज तक सीमित नहीं है, नेशनल बॉर्डर नहीं, अब इंटरनेशनली होने लगे हैं ये, अब बड़े लेवल पे लड़ाइयां होने लगी हैं, तो ट्रांसेंड कर गई हैं इन जगहों को, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैपिटुलेट का मतलब होता है गिव इन कर देना, हाथ खड़े कर देना, घुटने टेक देना। जैसे वो टॉम एंड जेरी देखा है आपने, जब लड़ाई होती थी तो कभी कभी जेरी टॉम को इतना तंग कर देता था, वो टूटे फूटे बर्तनों में पड़ा और वहां से ऐसे सफेद झंडी निकालता था, पा 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 पा। उसने कैपिटुलेट कर दिया है, ठीक है, सिर झुका लिया है, ठीक है। चलो, जैसे रिकैपिटुलेट का मतलब होता है समराइज करना, वो अलग वर्ड है। अच्छा, उसके बाद आउटपेस। आउटपेस का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना, सरपास कर देना किसी से, किसी इंसान से, जनरली आउटपेस कर दिया आपने, किसी को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ ये बोलना है कि इन जगहों से डिस्प्यूट आगे बढ़ गया, ट्रांसेंड कर गया, लिमिट्स के परे चला गया, बाउंड्रीज के परे चला गया, तो ट्रांसेंड अप्रोप्रिएट है अभी तक, और ये भी गया। सब्ज्यूम का मतलब होता है कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना, तो यहाँ कुछ एब्जॉर्ब करने की बात नहीं हो रही है, तो ये गया। लास्ट वाला है, ये अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सीखने की कोशिश करेंगे, फ्रेजेस हैं इसके अंदर, आओ। बताओ भाई। चलो, नए फ्रेज सिखाऊंगा आज आपको मैं यहाँ पे, मजा आएगा, सीखेंगे। देखो, आज आपने ये चीज सीख ली, कल को न्यूज़पेपर पढ़ोगे या अच्छी रीडिंग करोगे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ोगे, आरसी कभी सॉल्व करोगे, ये चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा कि सर ने पढ़ाया था, इसलिए भागना नहीं है।
लेवल 2 लेवल 3 आते आते बच्चे भाग लेते हैं। वी आर हेयर टू स्टे, वी आर हेयर टू विन। आगे चलते हैं, तो आगे बोल रहा है अनलाइक ऑयल, ऑयल की तरह, जैसे ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, लेकिन वाटर जो है वो इररिप्लेसेबल है। देखो ऑयल के अल्टरनेटिव हैं, ऑयल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि फॉसिल है, फॉसिल से ही बन रहा है ऑफ कोर्स ऑयल, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है, विंड पावर है, सोलर पावर है, ठीक है। तो ऑयल को तो रिप्लेस कर सकते हो आप, बट वाटर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए वाटर को इररिप्लेसेबल बोला है। ये फाउंडेशन है लाइफ की। उसके बाद बोला है इसका जो डिप्लीशन है, अगर ये कम हो गया, खत्म हो गया, तो कैटेस्ट्रॉफिक होगा, फिर मतलब विनाश आ सकता है, तबाही आ सकती है। हाउ एवर फॉर डेकेड्स, कई दशकों तक वाटर सिक्योरिटी जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना होने लगा कि उसकी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अर्बनाइजेशन इतना हो रहा है कि उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल जो है और पोल्यूशन जो है और जो इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है, इसने एक्सेसरबेट बढ़ा दिया है किसको, इस क्राइसिस को। इश्यूज जैसे कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। जैसे स्टॉर्म आ गए, हवा बहुत तेज, आंधी तूफान चल रहा है, तो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो उस जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वो जिस जगह से चली गई जो टॉप लेयर थी वो थोड़ी सी कम उपजाऊ हो जाती है वो जगह, तो सॉइल इरोजन हो गया। बाढ़ आ गई या फ्लड्स आ जाने की वजह से जो मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो बह के आगे निकल जाती है, तो सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सैंड है, क्ले है या फिर डेब्री है, पत्तियां वगैरह है, पानी के बिल्कुल नीचे सरफेस में वाटर बॉडी है, कोई लेक है, ठीक है, तो उसके नीचे इकट्ठी हो जाती हैं कंकड़ वगैरह, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, तो सेडिमेंटेशन है, बेसिक साइंस है, ठीक है। और रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ बेसिकली ऐसा पानी है जो ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इतना ज्यादा कभी कभी पानी नहीं आ जाता तो ग्राउंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसे, और वो सरफेस पे बहता जा रहा और बाढ़ आती जा रही है, रन ऑफ उसको बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटी है ना ग्राउंड की भी एब्जॉर्ब करने की वाटर को, ठीक है। जब पानी बहुत ज्यादा बहाव से आ जाता है तो वो सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और सरफेस पे बहता चला जाता है, तो उसे रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन जो है, सेडिमेंटेशन जो है और जो रन ऑफ है, इसने कंपाउंड कर दिया, प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, जिससे कि क्या कर दिया, पुश कर दिया वर्ल्ड को क्लोजर टू एन इकोलॉजिकल डैश। बताओ जी कि इन सारी प्रॉब्लम्स ने वर्ल्ड को एक इकोलॉजिकल डैश की तरफ पुश कर दिया है। और आगे बोल रहे हैं अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, ये जो क्राइसिस है, इससे इकोसिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है, ह्यूमन सफरिंग देखने को मिल सकती है और इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब आओ इसके ऊपर। ब्रेकिंग ग्राउंड का मतलब है कि आपने किसी चीज की नई शुरुआत की है, आप ग्राउंड को ब्रेक कर रहे हो, मतलब एआई रिसर्च की फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हो तो यू आर ब्रेकिंग ग्राउंड देयर, ठीक है। जैसे ब्रेक थ्रू आपने सुना होगा, ऐसे ब्रेक ग्राउंड है, तो कुछ बहुत बढ़िया करना है तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, हमें तो नेगेटिव वर्ड चाहिए भाई, ठीक है ना। क्योंकि बोला है ना ये सारे इश्यूज कंपाउंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, जिससे कि वर्ल्ड जो है एक इकोलॉजिकल डैश की तरफ जा रहा है। जीरो आवर समझेंगे पहले। जीरो आवर का मतलब होता है कोई चीज किसी टाइम पे होनी थी और उसी टाइम पे हो रही है, शेड्यूल्ड है, जीरो आवर, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है कि कोई ऑपरेशन जिस पर्टिकुलर टाइम पे होना था, स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था, बिल्कुल उसी टाइम पे हो रहा है, उसी टाइम पे मिसाइल छोड़ी गई हैं, उसी टाइम पे माइंस जो है वो ब्लास्ट हुई हैं, तो ये जीरो आवर पे हुई है, शेड्यूल टाइम पे, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दो टर्म है हमारे पास, एक तो है स्लिपरी स्लोप, एक है टिपिंग पॉइंट। स्लिपरी स्लोप को आप ऐसे समझेंगे जैसे आपने बचपन में पार्क के अंदर झूला खाया, वो ऐसे वाला झूला होता है, ऊपर से जाते हैं ऐसे नीचे झूलते हुए आते हैं, स्लाइड करते हुए, खाया होगा है ना। झूला खाते हैं, झूले झूलते हैं। एक तो मैं बचपन से यही बोलता हूँ झूला खाया है, पता नहीं क्यों, झूला झूला है मतलब, ठीक है। तो स्लिपरी स्लोप कहने का मतलब कोई एक चीज हुई, उस एक चीज से और वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते जा रहे हैं, उसे बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। जैसे आपके घर वालों ने कभी एक चीज बोली है कि बेटा सच बोल दिया कर, झूठ मत बोला कर। एक झूठ बोलेगा तो फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर तीसरा, तो एक को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो वो स्लिपरी स्लोप है, आप समझ गए। एक के बाद एक वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते चले जा रहे हैं, स्लिप धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है वो चीज, क्लियर है। वैसे ना मैं सच बताऊं, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मम्मी मुझे बचपन में कहा करती थी कि बेटा झूठ मत बोला कर, सच बोल दिया कर, सच बोलेगा तो कभी कुछ नहीं कहूंगी, तो झूठ बोलता है, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भाई जिस दिन सच बोल लो ना ये क्या था तूने, आज तेरे को मैं बताती हूँ, उस दिन तो जरूर कुटते हो
आपके साथ हुआ है क्या? मम्मी बहुत धोखा करती थी, पापा बहुत धोखा करते थे यार हमारे साथ, हम छोटे होते थे, भोले होते थे। खैर कोई बात नहीं। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? चलो स्लिपरी स्लोप तो समझ में आ गया। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद एक मेजर चेंज आ जाए। टिपिंग पॉइंट, समझ गए? काफी सारी सिचुएशन के बाद एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मेजर चेंज आ जाए। तो अब आप मुझे बताओ स्लिपरी स्लोप की टिपिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रेकिंग ग्राउंड और जीरो आवर तो बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली होंगे। तो अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से देखो, इश्यूज जैसे कि सोइल इरोजन है, सेडिमेंटेशन है, रन ऑफ है, ये कंपाउंड कर रहे हैं प्रॉब्लम और ये पुश कर रहे हैं वर्ल्ड को एक इकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें वर्ल्ड को एक ऐसे पॉइंट पे ले आएंगी जहां पे इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि उसे आप चाह के भी ठीक नहीं कर पाओगे। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे जो कि अनअवॉइडेबल होंगे, आगे लिखा भी हुआ, इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, चाह के भी उसे वापस नहीं कर सकते। बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, इकोलॉजिकल कलैप्स आ जाएगा। कलैप्स मतलब आप उसे रिवोक नहीं कर पाएंगे, आप उसे वापस से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है धीरे 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 कोई चीज होनी, धीरे धीरे नहीं होगी, ये एकदम से कलैप्स होगा और हमें पता भी नहीं होगा कि अनचेक ये जो क्राइसिस है विल लीड टू इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पूरा एक ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जहां पे हम गो बैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला रॉन्ग है, धीरे धीरे नहीं, मेजर टर्निंग पॉइंट का सेंस देना था। टिपिंग पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी खत्म होता है। कितने बच्चे ऐसे थे जो अभी शुरू से देख रहे हैं इस सेशन को? कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे? फिर वही वाली बात, ये भी गलत। अरे गलत के चक्कर में मत पड़ो, जो मैंने बोला उसको समझो। अभी 5 मिनट रुको, जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा उसके बाद जाना। एक बच्चा पूछ रहा है, सर हाउ मच डू यू अर्न? क्या हो जाएगा उससे भाई? शुरू से कितने बच्चे थे जो आज की क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं? चलो ठीक है, अच्छी बात है बहुत। चलो ठीक है, आपने क्या चीजें सीखी 3 दिन के अंदर, मुझे पहले ये बताओ। हमने ये चीज सीखी कि क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रीडिंग स्किल्स है। मतलब सिर्फ क्लोज टेस्ट नहीं, सबके लिए है ये, ठीक है? ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। दूसरी बात हमें ये क्लियर होगी है कि हमें वोकैब बहुत जरूरी है, और वोकैब बहुत जरूरी नहीं है, वोकैब विद कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, वो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? सारे शब्दों की नहीं कह सकता, बट जनरली आप वोकैब पढ़ते हो। जैसे आप एप्लीकेशन पे, जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन की बात करूं, वहां पे वोकैब बूस्टर फीचर है, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे मैंने सेंटेंसेस करवाए हैं। मैंने कोर्स जो पढ़ा है वोकैबुलरी का, वहां पे भी मैंने सेंटेंसेस करवाए हैं। मैंने इवन जो बच्चों को टेलीग्राम पे पीडीएफ दी हुई थी, जो फ्री पीडीएफ थी, वहां पे भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो सेंटेंसेस के बिना उसको मत करो, कम शब्द याद कर लो थोड़े से, बट जितने करो पक्के तरीके से करो, ठीक है? इंग्लिश जल्दी अच्छी होएगी आपकी। ये दो चीजें। रीडिंग स्किल्स में मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन बता दी थी कि डाइवर्सिफाई करना है आपको, ये बात क्लियर हो गई थी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों चीजें अच्छी होने के बाद भी आपको लॉजिक्स आने चाहिए, एलिमिनेट करना आना चाहिए। एलिमिनेशन कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आसपास की चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी है। थोड़े बहुत ग्रामेटिकल लॉजिक की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, बहुत ज्यादा नहीं। लेवल 1 और लेवल 2 में पड़ जाती है, लेवल 3 में नहीं पड़ती है, ठीक है? ग्रामेटिकल लॉजिक्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको अच्छी करनी है, अपनी बढ़िया रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतनी ज्यादा चीजें रिपीट होंगी, जितनी रिपीट होंगी उतने आपके जहन में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? और कुछ भी नहीं है बस। अब बच्चा क्या करता है, 2 क्लोज टेस्ट लगाता है, 5 क्लोज टेस्ट की करेगा। अभी देखो मैं वही वाली बात, बच्चे बोलते हैं सर आप करवा दो, 100 क्लोज टेस्ट करवा दो। भाई मैं 500 भी करवा दूंगा ना, तब भी इंप्रूवमेंट तब होगा जब आप खुद से सॉल्व करेंगे। समझो इस चीज को, ये बात इंपॉर्टेंट है। टीचर का काम एक स्टूडेंट की एक्यूरेसी बढ़ाना होता है, टीचर का काम आपकी स्पीड बढ़ाना नहीं है। टीचर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, आपकी समझ बढ़ाएगा, आपको सिखाएगा, आपको एक्यूरेट करवाएगा क्वेश्चंस आपके, और फिर उसकी प्रैक्टिस कर करके मल्टीपल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब रिलेंटलेस तरीके से, ओके, आपको यूज़ कर लेते हैं।
कर करके आपकी स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस कर करके। तो वो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है, और इन्हीं टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे, और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट वीक जो है मैं सोच रहा हूँ कि पहले पैरा जंबल्स करवाऊँ कि पहले आरसी वगैरह या एरर्स वगैरह कराऊँ, एक बार मुझे बता दो भाई। नेक्स्ट वीक क्या करना है आपको, कौन सा टॉपिक करना है पहले, ये वाला बता दो मुझे। 5 एक मिनट फिर डिस्कशन करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सर वो क्या भी याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, क्या करें, फिर वही वाली बात यार, उसको ना आपको अपने मन में बिठाना होगा, मुझे डेली के आधा घंटा वो कैब को देना ही देना है। आप जितनी न्यू वो कैब याद कर रहे हो, एट द सेम टाइम वक्त निकाल के आप वीक में 2 दिन पुरानी वो कैब जो है, ओल्ड जो आपने वर्ड्स पढ़ ली हैं उसको भी रिवाइज करो। रिवीजन इज द की। चाहे आप उसकी अपने कॉन्सेप्ट्स की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो, प्रैक्टिस आप करते हो बहुत ज़रूरी है, बट महीने में या हफ्ते में रिवीजन का टाइम ज़रूर निकाले, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। हाउ टू डिफरेंशिएट द कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ द वर्ड्स विच आर सिनोनिम्स। मैंने वही वाली बात बोली कि आप कभी भी जैसे कोई भी वर्ड पढ़ते हो और उसका जो मीनिंग है उसके बाद जो सिनोनिम्स की लिस्ट मत रटा करो, ठीक है। एक बार नजर डाल लो कि हाँ ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, बट उनको फॉर ग्रांटेड मत लो, उसके सेंटेंस पे जाओ बस। अच्छा, जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त या रीडिंग भी करते हो तो उस टाइम भी आप ध्यान दिया करो कि कौन सा वर्ड कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। सब पे ध्यान मत दो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब पे ध्यान, सारे एक एक वर्ड पे ध्यान दो, एक एक वर्ड पे ध्यान दोगे तो फिर कुछ रीड कर ही नहीं पाओगे। जहां जो चीज स्ट्राइक कर रही है एटलीस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट ये तो पता हो कि ये पॉजिटिव वर्ड है कि ये नेगेटिव वर्ड है, इतनी तो नॉलेज एक बच्चे को होनी ही चाहिए। पैराजम्बल्स करवाऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स करवा दिए थे अभी, तो उसमें एक तरीके की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स तो आपकी डेवलप हो ही गई होगी कि काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मैंने करवाए थे, पढ़े थे आपने वो। तो फिर पैराजम्बल्स की अगली क्लास रखेंगे, मंडे को होगा सेशन 9 AM का या 10 AM होगा, एक बार मैं सेशन टाइम बता दूंगा, बाकी 9 AM ही होगा, अगर चेंज करना होगा तो 10 बजे होगा, अगर चेंज भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मंडे को होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वही लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। आपसे पढ़ के CHSL रैंक 1 आया है, देखो वही वाली बात मैंने आपको भी पहले बोली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अपने ऐसे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में ग्रो करो, आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूं, मेरे तो नाम में भी ग्रोवर है, ठीक है, तो मैं तो ग्रो कर ही रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तक वो चीज़ पहुंच रही है, आप उसे लिवरेज कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है भाई ये तो, ठीक है। स्किमिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने किया, अच्छा चलो, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो रुक सकते हैं, 5-7 मिनट बाकी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएंगे जिन्होंने तीनों दिन ये सेशन अटेंड किए, कैसे लगे सेशंस, ठीक है। आपके कमेंट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड है, ठीक है। चलो, रिवीजन के लिए पीपीटी भिजवा दूंगा, एक PDF बना के भिजवा दूंगा। जर्नल राइटिंग बताओ। जर्नल राइटिंग कुछ नहीं है यार, देखो वैसे मैं ना, जब मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी की थी ना, राइटिंग स्किल्स क्या, जब मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा था तो उस टाइम पे मैं पता क्या करता, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 5-6 महीने में वहीं रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद डेली कम्यूट करने लगा था, तो मैं वहाँ रहता था ना, तो वहाँ उस टाइम पे ही मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी की थी। तो आसपास जो भी कुछ हो रहा है, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ आसपास किसी कोई लड़ाई हो गई है या कॉलेज में कुछ हो गया है या कॉलेज में कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो मैं उसके ऊपर लिखने की कोशिश करता था कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, या इसके साथ मेरी आज ये बात हुई, या आज मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है आपकी लाइफ का जहाँ बहुत कुछ लर्न कर रहे हो तो एट द सेम टाइम अनलर्न कर रहे होते हो, क्योंकि 12th तक ना हमने जो लर्निंग की होती है वो एक अलग टाइप की लर्निंग होती है, बट जैसे हम किसी अच्छे माहौल में जाते हैं, कि यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ हमारे जो बहुत सारे बने बनाए जो नॉर्म्स होते हैं वो टूटते हैं, है ना। जो डोगमास, जो क्रीड हमने क्रिएट किए होते हैं अपने माइंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं टूटते हैं। क्योंकि मैं 12th तक अपने आप को ये सोचता था कि भाई हम ही हैं बस जो हैं, ठीक है, हमसे ऊपर कौन है। मतलब आप अपने शहर में रहे हो, अपने शहर से कभी बाहर नहीं निकले हो, और आपको सब जानते हैं और आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पढ़ने में भी अच्छे, तो आपको लगता है अरे हम है बस।
बट जब आप अपने शहर से कहीं बाहर निकलते हो और आप अपने से ऊपर लोगों को देखते हो कि यार मतलब लोगों में इतना टैलेंट है, लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम खाम खामे बन रहे हैं। तो अपने आप को जब बिल्कुल इंसान जीरो कर लेता है ना, मैंने तो अपने आप को उस टाइम बिल्कुल जीरो कर लिया था, बिल्कुल जीरो, कि तरुण ये नकली शूशाबाजी से, ये शो ऑफ से कुछ नहीं होने वाला है। जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को बिल्कुल खत्म कर ले, अपने आप को बिल्कुल जीरो कर ले, तभी ट्रू लर्निंग होगी। क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल जीरो कर पाया, बिल्कुल शून्य कर पाया कि मुझे कुछ नहीं आता। शून्य का मतलब ये, वो अध्यात्म वाले शून्य की बात नहीं कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य कर पाया कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल खाली थी, तभी चीजें भर पाया मैं। वही मैं माइंड में लेके चलता, मुझे सब आता, मुझे देख लूंगा कौन मेरे आगे, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कभी कुछ लर्न नहीं कर पाता। तो उस टाइम पे मैंने राइटिंग स्किल्स भी अपनी तभी अच्छी की थी, तो मैं चीज़ों के बारे में लिखता था, अपने थॉट्स के बारे में लिखता था, बहुत सारे थॉट्स उस टाइम पे चलते थे, क्योंकि मैंने कहा चीज़ें हम लर्न भी कर रहे होते हैं, अर्न लर्न भी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं जो कि आपको भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि वो 21 साल से लेकर 25 साल तक का जो फेज होता है ना लाइफ का, बड़ा क्या बोलूं, फ्लक्चुएटिंग सा रहता है, क्योंकि हम क्लियर नहीं होते कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अनक्लियर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं है। जनरली अगर मैं आपकी भी बात करूं, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ज़्यादातर बच्चे, जैसे कि मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो भी सोसाइटी के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में होते हैं, और वो भी सोसाइटी वाली बातें ही कर रहे होते हैं, यस और नो। और उनकी गलती भी नहीं होती, उन्होंने जो सीखा है यार वो हम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। अब हम इंटरनेट पे, जैसे आज तो चलो इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, जब से जियो ने इंटरनेट का वो आग लगा दी थी एक टाइम पे, है ना, सबके हाथ में फ़ोन आ गया था, नेट आ गया था, तब तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। मैं 2000 आपको 13-14 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे इतना नहीं था कि भाई नेट पे देख ले, हालांकि मैं भी उस टाइम पे नेट पे चीज़ें देखता था, तो गाइडेंस नहीं थी भाई प्रॉपर, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो खुद से ही चीजें कर करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस जब नहीं होती है ना कभी कभी, तो दिमाग थोड़ा सा अनसेटल सा रहता है कि यार कब होगा, कैसे होगा, होगा कि भी नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आसपास के जब लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, 21 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और भाई करोड़पति हो जा रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं, या हमने तो कभी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, एक डिग्री ली है, डिग्री तो सबके पास है, ऐसे थॉट्स जब आते हैं तो ये बहुत परेशान करती हैं चीज़ें। बट आप इस चीज़ से परेशान मत हो भाई, मैं आपको जेन्युइनली ये सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से निकला हूँ। ये स्टेज रहेगी और ये स्टेज आपके अच्छे के लिए है। इसी टाइम पे आप जो अपनी नेगेटिव साइड है उसे एलिमिनेट करेंगे और एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमें ना कभी भी जिंदगी चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी भी हमें एक ही बारी में हमारे को राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि ये मेरा ट्रू पाथ है या ये मेरा ट्रू पर्पज है या मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या मुझे इसे फॉलो करना है। कभी भी एक बारी में नहीं मिलेगी वो चीज, आपको 10 अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। आप पहले एक चीज ट्राई करोगे, आप उस डायरेक्शन में जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे मतलब की नहीं है, उसे छोड़ दो, बैकआउट कर दो, कोई दूसरी चीज ट्राई करो। आप दूसरी ट्राई करोगे, आपको पता लगेगा ये भी मेरे मतलब की नहीं, उसे छोड़ दो, तीसरी ट्राई करो, आप चौथी ट्राई करो, पांचवी ट्राई करो। कभी कभी क्या होता है कि 10 अलग अलग रास्तों पे जाने के बाद हमें यह पता लगता है कि इनमें से कोई भी रास्ता मेरे लिए नहीं था, फिर आप ऑटोमेटिकली 11वें रास्ता आपके लिए सही निकल आता है, समझे। क्योंकि अब आपको यह पता लग गया कि ये 10 रास्ते मेरे लिए नहीं है, मुझे इस जगह नहीं जाना है। हम ट्राई करने से डरते हैं, डरते कि नहीं डरते, हम रिस्क लेने से डरते हैं। मैंने अगर आपको अपनी जिंदगी के रिस्क बताना शुरू कर दिया ना भाई, मैंने क्या क्या रिस्क ले रखे, अभी तो वो टाइम नहीं है, वो किसी दिन सेशन लगेगा, किसी दिन सिर्फ लाइव बात करने आऊंगा। सोच चलो इस वीक प्लान करता हूँ, वीकेंड में तो करेंगे बात अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगा भाई मैंने क्या क्या रिस्क लिए। रिस्क लेने पड़ते हैं, हम डरते हैं भाई चीज़ों को करने से कि कहीं ये ना हो, खोने से बहुत डरते हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, 10 नई चीज़ों को करके नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम किसी चीज़ को चेज कर रहे होते हैं और आधे रास्ते या कुछ टाइम बाद वहां पहुंचने के बाद पता लगता है कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, ये तो बस मैं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में सब ये कर रहे थे, मैं भी भेड़ चाल में चल दिया, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और चाहिए था, ठीक है।
तो बहुत लोग वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग जॉब में जाने के बाद ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि यार जितना ग्लोरीफाई किया गया गवर्नमेंट जॉब को उतनी थी भी नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन से पहले आपको वो गवर्नमेंट जॉब वो लगता है, एक ड्रीम लगता है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, लाइफ बदलेगी, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप वर्किंग हो जाओगे, ठीक है, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, आप लाइफ के एक अलग स्टेज पे आ जाओगे, बेरोजगार से रोजगार आ जाएगा। बट हम कभी कभी ओवर ग्लोरीफाई नहीं कर देते गवर्नमेंट जॉब को कि पता नहीं समाज में क्या ही हो जाएगा। ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। और अगर चेंज होता है तो वो 1 साल का 2 साल का थोड़ा बहुत वो फील रहता है, उसके बाद फिर सब नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे डोपामिन हिट चाहिए होता है ना, जैसे हम कोई लोग नशा करते हैं या कोई शुगर कम, ने उस दिन आर्टिकल पढ़ा था, जैसे हम शुगर खा रहे हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल तक वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद हमें उतने लेवल की शुगर हिट नहीं करती, हमें और ज़्यादा चाहिए होती है, और ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब एक जैसी चीज़ बार बार होने लगे तो वो हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाती है, हमें न्यू हिट चाहिए होता है, न्यू हिट चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए मैं नींद के बारे में भी हमेशा बच्चों के बात बोलता था कि हम बच्चे कहते थे सर इस वाले गोल के लिए ना मैंने नींद त्याग दी है। तो मैंने कहा भाई गवर्नमेंट जॉब के गोल के बाद तो जिंदगी में न जाने कितने बड़े गोल आएंगे, जॉब तो एक पढ़ाव है बस आपकी लाइफ का, आगे चल के पता नहीं कितने चैलेंजेस आएंगे, है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, अभी पता नहीं है कि आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। तो दुनिया भर के चैलेंजेस है लाइफ के अंदर, तो हर चैलेंज के लिए, हर गोल के लिए अपनी नींद को त्याग दोगे क्या, ठीक है। तो अभी को अपना एंजॉय करते जाओ, मजे करते जाओ, जो चल रहा है अपना साइड बाय साइड समझते जाओ, एफर्ट लगाते जाओ अपना। हसल करना बहुत जरूरी है, ट्राई कर सकते हो आप बस, इसके अलावा आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। देखो सक्सेस जो होती है ना यार, पहली बात तो सक्सेस की डेफिनेशन भी बड़ी वेग सी है, ठीक है, हर इंसान की डिफरेंट है सक्सेस की डेफिनेशन। ज़्यादातर लोग सक्सेस को बहुत बाहरी तौर पे देखते हैं, है ना, सिर्फ आउटर पॉइंट से देखते हैं, दुनिया की नज़र में कामयाब है तो कामयाब है, वो सक्सेस नहीं है। चलो छोड़ो यार, अभी किसी और दिन बात करूंगा मैं, अगर बात करने लगा तो अगला 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। अगली क्लास में बात करता हूँ, किस दिन लाइव आऊंगा तो बात करता हूँ। पैराजंबल से ही शुरुआत करता हूँ, बाकी अपना ध्यान रखिए। आई होप सेशन अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा तीनों सेशंस कैसे लगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।